हेलो हाय फ्रेंड्स। हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बीपीएससी घटना चक्र का पूर्वावलोकन। और ये आपको 38वीं बीपीएससी से लेकर के 70 बीपीएससी तक का आप लोग का पीवाईक्यू होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? क्वेश्चन है पुर्तगाली, एक मिनट जरा मैं हाईलाइटर ऑन कर लूँ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, है ना। तो आंसर होगा इसका ओल्मीडा, ओल्मीडा, है ना। और देखेंगे वास्को डिगामा के बारे में पढ़ेंगे। ये वास्को डिगामा है, इसका वेलकम जमोरिन ने किया था और ये भारत के पश्चिमी तट पे आया था और डेट क्या था 20 मई 1498। ठीक है 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग। तो देखेंगे कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन, जो जमोरिन कालीकट के शासकों की पैतृक उपाधि थी। ठीक है, जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। देखेंगे पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव, कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित की। कहाँ कहाँ स्थापित की पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी? तो देखेंगे कालीकट, गोवा, दमन दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। देखेंगे 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर के आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। किसने किया? अल्मीडा ने। और कहाँ किया गया था? हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये करते थे आपको पुर्तगाली, पुर्तगाली। ठीक है, चलिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम हम लोग ना इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज है, पुर्तगालियों का तो देख ही लिए हैं। तो डचों का देखेंगे सबसे पहले। तो ये 1605 ईस्वी में, है ना, 1625 ईस्वी 1605 से लेकर के 1825 ईस्वी तक का इन लोग का कालक्रम रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंडिया ये डच कब पहुंचे इंडिया? ये तो 1605 में, है ना, मसूलीपट्टनम में पहुंचे थे, है ना। और वहीं पे फर्स्ट फैक्ट्री भी स्थापित किया था। मसूलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री स्थापित किया था, है ना। और उसके बाद इन्होंने 1610 में पुलीकट में फैक्ट्री स्थापित किया। 1616 में सूरत में, ठीक है, 1632 में पटना में कंपनी स्थापित किया था। ठीक है, ध्यान रहे ये क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी में कि पटना में सबसे पहले डचों ने फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1632 में। ठीक है ना। और आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज आप हमें कमेंट में बताएंगे, कोलाचिल लड़ाई इन चारों ऑप्शन में से किसके किसके साथ और किसके बीच, किन किन के साथ और किन किन के बीच हुई थी? ठीक है, क्या देखना है? कोलाचिल, कोलाचिल की लड़ाई। ठीक है, ये देखेंगे। चलिए हम लोग आगे और एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग देखेंगे फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसियों में ये देखना है कि ये कब
अपनी कंपनी एस्टेब्लिश किए थे इंडिया में, है ना। और इनके संस्थापक कौन थे? तो फ्रांसीसी, है ना, 1664 में कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं और इनके संस्थापक आपके होते हैं लुई 14वें होते हैं, ठीक ना। चलिए देखेंगे भारत में ये अपने प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित करते हैं? कौन? फ्रांसीसी। तो ये स्थापित करते हैं आपको 1668 में। और कहाँ स्थापित करेंगे? तो सूरत में, ठीक है। ये भी सूरत में स्थापित करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 1674 में देखेंगे, 1674 में पांडिचेरी में भी स्थापना करते हैं ये अपनी कंपनी, ठीक है। पांडिचेरी में सर्विस करते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे अब अंग्रेजों को। अंग्रेजों में ये देखेंगे कि इनकी कंपनी स्थापना का क्या प्रोसेस रहा है। तो देखते हैं अंग्रेजों की कंपनी 31 दिसंबर, ठीक है, 1600 को स्थापित हो रही है, ठीक है। और ये स्थापित होने हो तो गई, लेकिन इससे पहले इसको, है ना, परमिशन कौन दिया था? होता है ना किसी के थ्रू स्थापित किया जाता है, तो ये दिया था एलिजा इम्पे ने। एलिजा इम्पे महारानी थी वो ब्रिटेन की। एलिजा इम्पे प्रथम के चार्टर द्वारा हुआ था। एलिजा इम्पे प्रथम के चार्टर द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। देखेंगे आगे, इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि अंग्रेज, है ना, 1608 ईस्वी में जो अंग्रेज यात्री हॉकिंस था वो भारत सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा था। सबसे पहले वो कहाँ पहुंचा था? तो भारत पहुंचा था, सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा था, है ना। और उस वक्त ना 1608 में आपको भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था, ठीक है। जब ये लोग पहुंचे इंडिया अंग्रेज, तो उस वक्त ना अकबर का शासन था। लेकिन एक चीज ध्यान रहे कि जब ये लोग अपनी कंपनी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तब मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था? तो उस वक्त जहांगीर थे। और जहांगीर के परमिशन से ही, है ना, सूरत में अंग्रेज कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन है हम सभी का, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? किसने स्थापित की? तो अंग्रेजों ने, है ना। और कब? 1613 में और सूरत में, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में वह सफल नहीं हो सका। फिर वो 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप सवाली पहुंचा। सूरत के समीप कहाँ पहुंचा? सवाली पहुंचा, और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया, ठीक है। आप देखेंगे, है ना, पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को ये भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित किया। इन्होंने कब किया? 1613 में सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की, है ना, जहांगीर के शाही फरमान के द्वारा। इसके पहले जो हम लोग एक्सप्लेन किए थे, देखिए अब सारा चीज वही मैच कर रहा है। देखेंगे फैक्ट्री तो स्थापित कर ली, फिर देखेंगे यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया, है ना, तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया था? कहाँ हराया था? सवाली के स्थान पे, ठीक है। तो ये हराया था आपको थॉमस बेस्ट ने। ये क्वेश्चन समझिए एक तरह से आउट हो गया है, ठीक है। देखेंगे, अच्छा कहते हैं ना पहला डचमैन कौन था? ये तो वाला क्वेश्चन है, इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग ऊपर रेडी कर लिए थे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? है ना, तो ये स्थापित कर रही है आपको 1632 में।
देखेंगे पहला डचमैन कौन था, तो ये हाउटमैन था। और 1596 में सुमात्रा एंड बंताम। देखेंगे डच लोग मुख्य प्रमुख रूप से व्यापार सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम व्यापार करते थे। सबसे ज्यादा अगर सोरा का व्यापार देखा जाए तो वो बिहार से किया जाता था। क्या चीज के लिए? बारूद गोला बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना के संदर्भ में कोई स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होता। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और आयोग इसका उत्तर 1632 ईस्वी मानता है। कुछ देखेंगे, कुछ अप्रमाणित स्रोतों में यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारतों में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि थी, डचों की रुचि क्या थी? तो सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो ये 1632 में स्थापित किए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले रेडी कर चुके हैं, है ना। देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच हुआ था। 1746 से 48 के बीच हुआ था। ठीक है, मैं ऊपर जो हाईलाइट की हूँ ना, आप लोग सबसे पहले अपने से ही उसको देख लेना, है ना। चलो, कभी वीडियो पॉज करके भी आप लोग रिवीजन कर सकते हो, है ना, 2x पे स्प्लिट करके। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका आंसर होगा आप लोग को, एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? इसका कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ठीक है, देखेंगे एक्सप्लेनेशन। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध मैं बताई हूँ 1746 से 48 के बीच हुआ था। ठीक है, और देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। फ्रांसीसी जहाजों द्वारा युद्ध का तात्कालिक कारण था। देखिए मैं कैसे इसको, है ना, मैं इसको, है ना, कनेक्ट कर दी हूँ कि मुझे कहाँ पे एक सिर्फ अंग्रेज को देखना है, बर्नेट को देखना है, फ्रांसीसी जहाज को देखना है और इनका तात्कालिक कारण। ठीक है, और फटाफट हमारी, मतलब वो कहते हैं ना सरसरी निगाहों से फास्ट रिवीजन करना वो। चलिए देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध। देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनिरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर, कहा अड्यार नदी पर स्थित सेंथोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित कर दिया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया और यह एक सलाह सापेल की संधि 1748 में हुई थी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, है ना, तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, है ना। देखेंगे ऊपर मैं लिख दी हूँ वांडीवास। देखेंगे हम लोग वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ठीक है,
ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रांस के बीच, है ना। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो आयरकुट ने किया था अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है, और फ्रांसीसियों की तरफ से लाली था, ठीक है। इसका आंसर भी वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके साथ, किसके खिलाफ लड़ा गया था, तो फ्रांसीसियों के खिलाफ। फ्रांसीसियों का नेतृत्व लाली कर रहे थे, अंग्रेज का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था। ये हो कब रहा था, तो 1760 में, ठीक है। हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वांडीवास का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कांडी लाली ने किया था, ठीक है। चलिए, जैसे मैं क्वेश्चन के ऊपर लिख दी थी ना, है ना, वैसे ही आप लोग भी चाहे तो लिख दें, या फिर एक पेज पेन लेकर के, अगर मैं जैसे लिखी हूँ आप लोग चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा इजी होगा। एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले उठाओ और रिवीजन कर लो। चलिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये था आपको बिहार। पता है ना बिहार में कंपनी कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो ये हुई थी आपको, डचों की कंपनी स्थापित हुई थी 1632 में। फोन में नहीं आ रहा है इतनी रात को। देखते हैं, यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, यह था आपका बिहार। बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच, भारत चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था, तो ये आपका था अफीम। तो था ही, अफीम के साथ चाय, कपड़ा, ये भी था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। भारत चीन और इंग्लैंड के मध्य व्यापार का मुख्य आधार अफीम, चाय और कपड़ा था, है ना। देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अफीम का उत्पादन किया तथा चीन से व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए अफीम का चीन में निर्यात किया, क्योंकि ब्रिटेन को चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशम की अधिक आवश्यकता थी। अतः विकल्पानुसार अफीम भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार था, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दी हूँ, अफीम का उत्पादन बिहार एंड बंगाल, BB प्लस करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ऐसे फटाफट सरसरी निगाह से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। देखेंगे हम लोग खोजकर्ता और जन्म स्थल, ठीक है। खोजकर्ता देखेंगे, है ना, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ठीक है, खोजा था इटली को, ठीक है। जैक्स कार्टियर ने खोजा था फ्रांस को। सर फ्रांसिस ड्रेक ने खोजा था आपको यूनाइटेड किंगडम को, यूके को। फर्डिनेंड मैगलन ने खोजा था पुर्तगाल को, ठीक है। हमारा आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, इधर मैं लिखी हूँ, वास्को डिगामा भारत की समुद्री मार्ग की खोज किया था, ना कि भारत की खोज था किया था, ठीक है। वो समुद्र, आपको पता है ना, वो केप ऑफ गुड होते हुए आया था, है ना। चलिए हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है अपना, टॉपिक अब दूसरा शुरू होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है। चलिए चलते हैं, देखेंगे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, ठीक है, टॉपिक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए, तो ये किए गए थे आपको इलाहाबाद की संधि पर, है ना, इलाहाबाद की संधि पर। और इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, ये 1765 में हुई थी। देखेंगे बेसिन की संधि कब हुई थी, तो 1802 में हुई थी। और सुगौली की संधि कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी। और सालबाई की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी आपको 1782 में, ठीक है। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, है ना, तो ये हुई थी आपको 1764 में, ठीक है। और बक्सर की लड़ाई में ना ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, मुनरो कर रहा था, ठीक है। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, बाकी बची हुई चीज उधर कंप्लीट कर लेंगे। बक्सर की लड़ाई अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम,
ठीक है। मीर कासिम, और मीर कासिम बंगाल का नेतृत्व कर रहा था, ये बंगाल का नवाब था, है ना। अवध के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब सुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी, है ना। देखेंगे युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, ये हम लोग पहले देख लिए थे, ठीक है। इस युद्ध की समाप्ति पर इलाहाबाद की संधि 1765 हुई। यह संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, अपना क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। आप देखेंगे किसको बनाता है, तो देखेंगे बनाता है आपको मोहम्मद रजा खां को, मोहम्मद रजा खां को। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के अनुसार भगौड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम द्वितीय ने अपने 12 अगस्त 1765 के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान में ओडिशा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी, ठीक है, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी, ठीक है, तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किए, है ना, और वो 2 उप दीवान कौन कौन थे, तो मुर्शिदाबाद यानी बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को रखा गया और बिहार के लिए सिताब राय को नियुक्त किया गया। मोहम्मद रजा खान उप नजीम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान की, तो ये 12 अगस्त 1765 को प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हो रही है आपको, ठीक है। अब बताएंगे इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी, हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट बोलने की आदत हुई है। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त था। उसे 1788 ईस्वी में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, है ना, और बहादुर शाह द्वितीय। अकबर द्वितीय का देखेंगे सेशन था, मतलब 1806 से 37, और बहादुर शाह द्वितीय का था 1837 से 57। ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। देखेंगे द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, तो हम सर लियोनिल कार्टिस को जानते हैं। द्वैत शासन के जनक कार्टिस, सिर्फ कार्टिस याद रखें सफिशिएंट है ना। देखेंगे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लॉर्ड क्लाइव 1744 से 1765, ठीक है। देखेंगे 1744 में ये क्लर्क बन करके आया था लॉर्ड क्लाइव, और 1765 में ना ये गवर्नर बन करके आया था, ठीक है। फिर ये चलिए अब हेक्टर मुनरो को देखते हैं। हेक्टर मुनरो 1726 से 1805 तक रहा, ठीक है। द्वैत शासन का मतलब होता है दीवानी एंड विजारत। इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैं सिर्फ कोड में बताती हूँ, ठीक है। चलिए, सर लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासक का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत यानी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग कर दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बंगाल में द्विशासन प्रणाली। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, है ना।
तो ये लागू की थी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। क्वेश्चन है, सॉरी एक्सप्लेनेशन है, द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और रजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया, यानी इन्हें हटा दिया, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, ठीक है ना। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और सिताब राय को पदच्युत कर दिया, यानी हटा दिया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो ये राज कर रहे हैं आपको बांटो और राज करो की नीति के तहत, ठीक है। चलिए देखेंगे, अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक राज्य करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति है। बांटो और राज करो की नीति है। क्वेश्चन है, किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे ना 1765, है ना, उसको आप लोग याद रखेंगे ही रखेंगे। चलिए, किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो शुरुआत की थी आपको मैकेंजी ने, है ना। महलवाड़ी 30% भूभाग पर लगती थी और जमींदार और रैयतों के बीच लगाई जाती थी, जमींदार और रैयतों पे लगाई जाती थी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। शायद आप लोग को एक कोड वर्ड में समझ में नहीं आ रहा हो, कीवर्ड में कोड वर्ड। 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, में भू राजस्व व्यवस्था की एक नई पद्धति महलवाड़ी तैयार की। इस प्रणाली में मध्य प्रांत, पंजाब समेत ब्रिटिश भारत का लगभग 30% भूभाग शामिल था। महलवाड़ी पद्धति में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों तत्व शामिल थे। महलवाड़ी पद्धति में आपको जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों पद्धतियां सम्मिलित थी, ठीक है। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि त्रुटिपूर्ण है। यहाँ उसकी जगह पर बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग ज्यादा उपयुक्त है। अतः विकल्प सी सत्य है। बिहार लोक सेवा आयोग ने भी अपने प्रारंभिक और संशोधित दोनों उत्तर पत्रकों में विकल्प सी को ही सत्य माना है, ठीक है। चलिए, हाँ, प्रेसिडेंसियां कितनी थी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, है ना। वैसे मैं बता देती हूँ 3 है, अब आप 2 का नाम बताएंगे क्या है। क्वेश्चन है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? क्वेश्चन है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था, है ना। तो ये मिलाया गया था आपको 1733 को, 1733 को, है ना। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब सुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांट दिया था, है ना। पहला सेंट्रल डिवीजन, दूसरा था ढाका डिवीजन, तीसरा था बिहार डिवीजन। फिर से देखेंगे, 1773 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। कब किया गया? 1733 में। ओ माय गॉड, 1733 में, ठीक है। बंगाल के तत्कालीन नवाब सुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। पहला था सेंट्रल डिवीजन, दूसरा था ढाका डिवीजन, तीसरा था बिहार डिवीजन और चौथा था उड़ीसा डिवीजन। चौथा था आपका उड़ीसा डिवीजन, ठीक है।